नमस्कार। बजट 2026 से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और हम बात करेंगे बजट 2026 और भारत के मजबूत होते आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति देखी है, जिसने देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प ने भारत के भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने का काम किया है, जिससे न केवल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और सस्टेनेबल विकास को भी नई गति मिली है। सरकार ने रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता दी है और साहसिक नीतिगत सुधार किए हैं और अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाया है। इन सभी प्रयासों ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव भी रख दी है। गत वर्ष के आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर था। इस बार के आम बजट में भी इसको विस्तार मिलने की संभावनाएं हैं। भारत का आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन है। विकसित भारत एट 2047 की दृष्टि से सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र पर भारी निवेश किया है, जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर और शहरी विकास पर। आइए एक नजर डालते हैं पिछले बजट यानी 2025-26 में हुए खर्च और आगामी बजट 2026-27 में संभावित इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बढ़ोतरी पर। गत बजट 2025-26 की बात करें तो आधारभूत ढांचे पर कुछ इस प्रकार खर्च हुआ। 2025-26 के संघीय बजट में आधारभूत ढांचे के लिए कुल आवंटन 11.21 लाख करोड़ रुपए था, जो जीडीपी का लगभग 3.1% है। ये राशि मुख्य रूप से रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री 2.87 लाख करोड़, रेलवे 2.55 लाख करोड़ और अन्य सेक्टरों जैसे शहरी विकास, पावर और जल संसाधन पर खर्च की गई। कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा था, जिसमें स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ के इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिए गए। यह आवंटन पिछले वर्ष यानी वर्ष 2024-25 के 11.11 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक था, जो विकास को गति देने के लिए दिया गया। वर्ष 2026-27 बजट में आधारभूत ढांचे के लिए बजट बढ़ सकता है। 2026-27 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार कैपेक्स को आर्थिक विकास का मुख्य ड्राइवर मानती है। विशेषज्ञों के अनुसार कैपिटल आउटले में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है, जो पिछले आवंटन के आधार पर 12.33 लाख करोड़ से 12.89 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। रोड और रेलवे की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 9 से 10% और रेलवे के लिए 10 से 15% बढ़ोतरी की अपेक्षा है, जो क्षमता विस्तार, सेफ्टी और लॉजिस्टिक पर केंद्रित होगी। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवेज के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को जुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे।
आज देश में 94% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा है। गांव में ही बैंकिंग सेवाएं और यूपीआई जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। 2014 से पहले हमारे देश में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर्स थे। आज इनकी संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स पर सरकार की दर्जनों सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गांव को गति दे रहा है, वहां के रोजगार के मौके बना रहा है और हमारे गांवों को देश की प्रगति का हिस्सा बना रहा है। कुल कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सालाना 10 से 12% वृद्धि की संभावना है, जो जीडीपी के 3% से ऊपर रहेगा। लेकिन फिस्कल डेफिसिट 4.4% रहने पर ही संतुलित हो पाएगी। अन्य फोकस एरिया की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पीपीपी मॉडल पर जोर, साथ ही स्टेट्स को अतिरिक्त फंड्स, वैश्विक चुनौतियों यानी यूएस टैरिफ के बीच ये बढ़ोतरी आत्मनिर्भरता और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देगी। भारत आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश के जरिए एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विकास की रीढ़ है, जो कनेक्टिविटी, व्यापार और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। और पीएम गति शक्ति योजना जैसी पहले एकीकृत योजना और निष्पादन सुनिश्चित कर रही हैं, जिससे परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में सुधार हो रहा है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के भारी अवसर पैदा होते हैं, क्योंकि सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण श्रम गहन होता है और इससे निर्माण, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नौकरियां बनती हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है और लाखों लोगों को आजीविका मिलती है। आधारभूत ढांचे पर खर्च से रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी निवेश आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन है और इसका सबसे बड़ा फायदा रोजगार सृजन में है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर इंफ्रा पर फोकस किया है, जिससे निर्माण, स्टील्स, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और संबंधित क्षेत्रों में लाखों नौकरियां पैदा हुई हैं। वर्ष 2025-26 बजट में इंफ्रा खर्च से रोजगार सृजन की बात करें तो इंफ्रा के लिए 11.21 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 3.1% आवंटित किया गया। ये निवेश मुख्य रूप से सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पावर और शहरी विकास पर हुआ। इसका प्रभाव ये हुआ, इंफ्रा निवेश का मल्टीप्लायर इफेक्ट्स 2.5 से 3.5 गुना तक होता है, यानी हर एक निवेश से 2.5 से 3.5 तक आर्थिक उत्पादन बढ़ता है। रोजगार प्रभाव आईएमएफ के अनुसार इंफ्रा पर $1 मिलियन खर्च से 7 से 30 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। सेक्टर के आधार की बात करें तो सड़क, पानी परियोजना में सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा होती हैं। निर्माण क्षेत्र में 2023 में 7.1 करोड़ लोग कार्यरत थे, जो 2030 तक 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इंफ्रा निवेश से 2016-17 से 2022-23 तक रोजगार में 36% वृद्धि हुई, यानी 17 करोड़ नौकरियां अर्जित हुई। विशेष रूप से सड़क, हाईवे, मल्टीप्लायर रेलवे, पावर, रिन्यूएबल में सबसे अधिक नौकरियां अर्जित हुई। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मजदूरों, इंजीनियर्स, सप्लायर्स और एमएसएमई को फायदा हुआ। साथ ही लॉजिस्टिक बेहतर होने से अप्रत्यक्ष रोजगार भी बढ़ा।
2026-27 बजट में अपेक्षित बढ़ोतरी और रोजगार प्रभाव हो सकता है। 2026-27 बजट में इंफ्रा कैपेक्स में 10 से 15% वृद्धि की उम्मीद है, यानी 12.3 से 12.9 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। फोकस एरिया की बात करें तो रोड, हाईवे 9 से 10% बढ़ोतरी, रेलवे 10 से 15%, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पीपीपी मॉडल की बढ़ोतरी भी हो सकती है। बढ़ते कैपेक्स से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी, खासकर निर्माण, स्टील, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। विशेषज्ञों के अनुसार इंफ्रा पर जारी निवेश से आर्थिक विकास और जॉब क्रिएशन को मजबूती मिलेगी, साथ ही आत्मनिर्भरता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद भी। एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य फिस्कल डेफिसिट 4.4% पर रखते हुए जीडीपी का 3% इंफ्रा पर खर्च करना जारी रखना, जो रोजगार और विकास का संतुलन बनाएगा। ये निवेश न केवल तत्काल रोजगार देता है, बल्कि लंबे समय में उत्पादकता, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ाता है। ग्रीन एनर्जी परियोजना का प्रभाव, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास। भारत में ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं जैसे सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज न केवल पर्यावरण संरक्षण कर रही हैं, बल्कि रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बन रही हैं। ये परियोजनाएं निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में लाखों नौकरियां पैदा कर रही हैं। सरकार के 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट यानी 2030 का जो टारगेट रखा है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से ये प्रभाव और भी बढ़ेगा। भारत आज ग्रीन ग्रोथ की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अब आपके जेब में मोबाइल होगा तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। साथियों, आज जो भी भारत आता है तो हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाता है। एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। आज हर रोज पहले की तुलना में डबल स्पीड से हाईवे बन रहे हैं। तेज गति से रेल लाइन बिछ रही है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। साथियों, ये आंकड़े सिर्फ उपलब्धियों के ही नहीं हैं, ये विकसित भारत के संकल्प तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में कुल 1.02 मिलियन यानी 10.2 लाख नौकरियां थी। एरेना रिपोर्ट के अनुसार इसमें हाइड्रो पावर सबसे बड़ा योगदान करता था, जिसमें 4.53 लाख नौकरियां, उसके बाद सोलर पीवी 3.18 लाख और विंड एनर्जी 52,000 नौकरियां। 2024 में वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा नौकरियां 16.6 मिलियन पहुंची। भारत में यह आंकड़ा 1.3 मिलियन यानी 13 लाख के करीब पहुंच गया। 2025 तक सोलर और विंड परियोजनाओं से क्षमता 220 GW के पार हो गई, जिससे रोजगार में तेज वृद्धि हुई। सोलर पीवी से हर MW पर औसतन 24 नौकरियां पैदा होती हैं। प्रमुख ग्रीन एनर्जी परियोजना के प्रभाव की बात करें तो सोलर और विंड 2030 तक 500 GW टारगेट से 3 मिलियन नई नौकरियां यानी कि 1.7 मिलियन अगले 3 वर्षों में अर्जित होंगी। रूफटॉप सोलर यानी PM सूर्या घर योजना से इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और इलेक्ट्रीशियन की नौकरियां बढ़ रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक 6 लाख से अधिक नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रोलाइजर और एक्सपोर्ट चेन में अर्जित होंगी।
ईवी इकोसिस्टम से 2035 तक 10 मिलियन नौकरियां नीति आयोग का अनुमान है अर्जित होंगी। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग स्टेशन से भी हजारों स्किल जॉब्स अर्जित होंगे। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो ग्रीन कंस्ट्रक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी और बायोफ्यूल से 3.5 मिलियन नौकरियां 2030 तक अर्जित होंगी। 2025-26 के बजट की बात करें तो MNRE को 26,549 करोड़ आवंटित हुए, जो कि पिछले वर्ष से 53% ज्यादा था। पीएम सूर्या घर योजना के लिए 20,000 करोड़, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दोगुना फंड किया गया। ग्रीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी सेल्स, बैटरी, विंड टरबाइन पर फोकस से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जो लाखों नौकरियां पैदा करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से रोजगार बढ़ा, जहां सोलर पंप और रूफटॉप इंस्टॉलेशन से किसानों और युवाओं को सीधे तौर पर फायदा हुआ। 2026-27 बजट में अपेक्षित बढ़ोतरी और प्रभाव की बात करें तो ग्रीन एनर्जी पर फोकस जारी रहेगा, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल्स, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन हब पर जोर रहेगा। कैपेक्स में 10 से 15% बढ़ोतरी से लाखों नई नौकरियां, विशेषकर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 तक ग्रीन इकोनॉमी से 48 मिलियन नौकरियां और $4.1 ट्रिलियन निवेश संभव है। इससे आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और जॉब क्रिएशन में संतुलन बनेगा, साथ ही क्लाइमेट गोल्स भी पूरे होंगे। ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं न केवल CO2 उत्सर्जन कम करती हैं, बल्कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में समावेशी रोजगार भी पैदा करती हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन माल और यात्री परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। इनसे यात्रा का समय घटेगा, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और प्रगति प्लेटफॉर्म, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने भरपूर सराहा है, अब तक 340 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा चुकी है, जिनकी कुल कीमत लगभग 204 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस पहल से रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो पा रहे हैं। हवाई क्षेत्र की बात करें तो बीते दशक में जबरदस्त विकास हुआ है, जिससे भारत अब वैश्विक एविएशन हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 में जहां देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे चालू थे, वहीं 2024 तक इनकी संख्या 157 तक पहुंच गई। आने वाले 10 वर्षों में 120 नए शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की भी योजना है। उड़ान योजना ने हवाई यात्रा को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है। इस योजना के अंतर्गत 400 से अधिक नए हवाई रूट चालू किए गए हैं, जिससे छोटे शहरों को भी उड़ान से जोड़ा गया है। इस प्रयास का असर ये हुआ कि 2024-25 में भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर लगभग 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि 2014 से पहले के 65 वर्षों में कुल 10 करोड़ 38 लाख यात्रियों की तुलना में दोगुने से भी काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, मोदी सरकार के विशेष ध्यान और ठोस नीतियों ने भारत के शहरों को विकास के नए इंजन में बदल दिया है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों से आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।